आज का हमारा टॉपिक होगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का सबसे लास्ट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टॉपिक तो लास्ट है, क्लास लास्ट नहीं है, क्योंकि इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, है ना। जितना भी हमारा थ्योरी वाला पार्ट होना था, जो भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल था, वो भी हम लोगों ने देख लिया है ना। इसके बाद फिर हम लोग इस क्लास के बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में जो भी आपने न्यूटन्स के लॉ को पढ़ा है उसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, है ना, सवालों को सॉल्व करने में। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक आपका न्यूमेरिकल्स अच्छा नहीं है तब तक फिजिक्स है ही नहीं, है ना। चलिए, तो इसको पढ़ने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। लेकिन टॉपिक का नाम है आज का हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कह सकते हैं। इस टॉपिक को आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कह सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे लास्ट में मिल जाएगा, है ना। चलिए समझते हैं क्या है ये। सबसे पहली बात तो ये, इट इज बेस्ड ऑन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, एक बात याद करो, न्यूटन का फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड था? गैलीलियो गैलीली के एक्सपेरिमेंट पे था ना। उसके बाद न्यूटन का सेकेंड लॉ किस पे बेस्ड था? न्यूटन का सेकेंड लॉ किस पे बेस्ड था? मोमेंटम पे बेस्ड था, याद करो, है ना। तो न्यूटन का ये जो हमारा है, न्यूटन का जो एक चीज और न्यूटन का जो सेकेंड लॉ था वो किस पे बेस्ड था? मोमेंटम और इनर्शिया दोनों पे बेस्ड था, है ना। और न्यूटन का थर्ड लॉ हमारा F = ma पे बेस्ड था, यही था ना। उसी प्रकार से ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेस्ड है किस पे? न्यूटन के थर्ड लॉ पे। अब चूंकि न्यूटन के थर्ड लॉ पे ये बेस्ड है, तो कहीं ना कहीं हमको जब हम ये पढ़ेंगे तो F = ma आना चाहिए था, आना चाहिए, है ना। जैसे आप यदि गौर करें तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? कहता है कि F = ma, यही कहता है ना। सॉरी, मिस्टेक, ये थर्ड नहीं है, सेकेंड है। F = ma, ये तो हमारा सेकेंड है। लेकिन न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो इस पे हम लोग लागू करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? तो यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ये हमारा बेस्ड है न्यूटन के थर्ड लॉ पे। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इस पे बेस्ड है। तो समझते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग, क्या है इसके बारे में। खैर, तो जब भी आपसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पूछे तो आप क्या बताएंगे? देखिए ध्यान से, जब भी आपसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पूछे आप बताएंगे कि द सम ऑफ मोमेंटा। मोमेंटा का मतलब होता है मोमेंटम का प्लूरल, है ना। मोमेंटम का प्लूरल होता है हमारा मोमेंटा। तो द सम ऑफ मोमेंटा ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटा आफ्टर द कोलिजन प्रोवाइडेड देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट। समझ में नहीं आया होगा? जरा सा भी समझ में नहीं आया होगा? बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए ना तो बड़ा आसान भी है। और ये स्टेटमेंट आपको तब आसान लगेगा जब भी हम लोग थोड़ा सा कुछ अभी यहाँ पे लिखेंगे, है ना, कुछ साबित करने हम लोग करेंगे। उसके बाद जब आप इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक ना। तो फिलहाल अभी आप इस स्टेटमेंट को भूल जाएं, है ना, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे कुछ करने वाले हैं। उसके बाद जब आप इसको देखेंगे तो समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं फिर, इसको अभी फिलहाल इसको अभी दिमाग से हटाए रखिए। आगे, मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये तो समझ में आ रहा होगा कि मोमेंटम ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और इसी चीज को जब आप पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब पढ़ेंगे, इसी चीज को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं, ठीक ना। चलिए, खैर थोड़ा बहुत आपको समझ में आया भी होगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ में नहीं भी आया होगा। लेकिन अभी जो हम लोग कुछ करने वाले हैं यहाँ पे, इसको जब आप ध्यान से समझ लेंगे ना तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आपको समझ में आएगा। इसके साथ ही साथ सवाल इससे पूछा भी जाता है कि डिराइव कि आप कैसे डिराइव करेंगे, आप कैसे डिराइव करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, है ना। इस चीज को आप डिराइव भी करना यहाँ पे सीख जाएंगे। बस शर्त यह है कि थोड़ा सा फोकस करके यहाँ पे देखा जाए, है ना, ध्यान से। चलिए, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कुछ प्रूफ करने जा रहे हैं। क्या प्रूफ करेंगे? देखिए यहाँ पे ध्यान से, देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम दो बॉक्स बनाएंगे, ठीक है ना। दो बॉक्स बनाने जा रहे हैं। सबसे पहली बात,
यहाँ पे हमारे पास चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास दो कॉलम है, एक इधर और एक इधर। इधर हम लोग लिख लेते हैं बिफोर कोलिजन, ध्यान से समझिएगा। और ये टॉपिक आपके बुक का लास्ट है, तो हैप्पी एंडिंग होना चाहिए, है ना। क्या है? बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। आफ्टर, ये क्या लिख रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा, है ना। देखिए ध्यान से, अब इसको अभी भूल जाइए, ऊपर में क्या है उसको अभी फिलहाल आप अपने दिमाग से हटाए रखिए, है ना। चलिए ध्यान से आप सोचिए कि ऊपर कुछ लिखा ही नहीं है, जो समझ रहे हैं हम यहीं से समझ रहे हैं, ठीक है ना। प्रूफ से समझ रहे हैं क्या है। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, दो आपके पास कंडीशन है, ठीक है। अब क्या इस कंडीशन में आपको मिलेगा, ध्यान से समझिएगा चीज को, ठीक है ना। चलिए, आपके पास दो बॉल है, एक बॉल आपके पास ये है और दूसरा बॉल आपका ये है, ठीक है। इस बॉल का नाम आप दे दीजिए ए और इसका नाम दे दीजिए बी, ठीक है ना। चलिए, आपने नाम दे दिया ए और बी, ठीक है, ए बॉल बी बॉल। आगे बढ़ते हैं फिर। इन दोनों का जो मूवमेंट का डायरेक्शन है ना, वो सेम डायरेक्शन में है। इसका भी इधर है और इसका भी इधर ही है, ठीक है। अब एक और चीज, अब आप लोग बताएंगे, चूंकि ये बॉल है, मूव भी कर रहा है, पहली बात तो ये बॉल है, तो क्या इसके पास मास होगा? क्या मास तो होगा ही, है ना, बॉल है तो मास होगा। चलिए, आप मान लीजिए इसके मास को आप मान लीजिए सपोज m1 मान लीजिए, कुछ भी होगा, 20 kg 30 kg, हालांकि बॉल है तो बहुत छोटा होगा, मान लीजिए सपोज 5 kg 6 kg इस प्रकार का। चल, हालांकि उतना होता नहीं है, लेकिन फिर भी m1 हो गया, और इसके पास भी मास है तो उसको आप मान लीजिए m2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। और चूंकि हमने कहा था कि इन दोनों का मोशन का भी डायरेक्शन सेम है, यानी कि मोशन में है दोनों, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगा ना। तो आप इसको मान लीजिए वेलोसिटी इसका u1, ठीक है। उसके बाद इसको मान लीजिए आप u2। यहां तक में कोई समस्या? जल्दी बताइए। यहां तक तो बड़ा सिंपल सी चीजें हैं, है ना, समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हमारा बॉल हो गया, जिसका मास है पहले वाले का m1 और वेलोसिटी है u1, m2 u2, ठीक है ना। अब क्या कोई बता सकता है कि इन दोनों का मोमेंटम कितना होगा? इन दोनों के मोमेंटम को यदि हम ऐड करने के लिए कहे तो क्या आप ऐड कर पाएंगे? कर पाएंगे। कैसे? देखिए ध्यान से, मोमेंटम यदि ऐड करने के लिए थोड़ा सा ऊपर लिख दे क्या? अच्छा, एक काम कीजिए, पहले हो सकता है कि नीचे ना दिख रहा हो, तो आप एक काम कीजिए, इसको मान लीजिए आप बॉल ए ऊपर लिख दे, काम चल जाएगा। नीचे यहाँ पे मोमेंटम को लिखना है, जरा देख लीजिए एक बार, ए और इसको मान लीजिए आप बी। चलिए, यहां तक दिख रहा है, ये मार्कर दिख रहा है, ये मार्कर यहां पे। चलिए ठीक है, देखा जाए तो इन पहले मोमेंटम हम कह रहे हैं कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे? मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखिए ध्यान से, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो इस बॉल का मोमेंटम कितना होगा? m1 इंटू u1 होगा ना, क्योंकि वेलोसिटी का मतलब क्या? वेलोसिटी होना चाहिए, चाहे वो इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, वेलोसिटी होना चाहिए बस। तो इसका हो जाएगा मोमेंटम m1 u1, ठीक है ना। और चूंकि हम लोग प्लस करने जा रहे हैं तो प्लस इसका कितना होगा? m2 u2। ये हो गया इन दोनों का मोमेंटम का सम हो गया। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है ना। चलिए, यदि ये चीज समझ में आ गया तो अब जो ड्रॉ करने वाले हैं वो तो और आसानी से समझ में आएगा। तो इस ऑब्जेक्ट का हमारा मास m1 था, इसका m2 था, इसका वेलोसिटी u1 था, इसका u2 था, दोनों का मोमेंटम हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट
कर लिया है। आगे बढ़ते हैं फिर आगे। अब ये था बिफोर कोलिजन, मतलब कि ये दोनों अभी टकरा नहीं रहा है, दोनों बिल्कुल अपने समान गति से जा रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब होगा यहाँ पे आफ्टर कोलिजन, यानी कि अब ये दोनों आपस में टकराएंगे, है ना। चलिए तो टकरा देते हैं दोनों को हम लोग आपस में। तो ये बॉल और ये बॉल दोनों आपस में टकरा गया, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको यदि गौर से देखा जाए तो मास तो सेम रहेगा, ये बॉल आपस में टकरा रहा है तो मास तो सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। तो इसका मास m1 था तो इसका मास m1 ही रहेगा, और इसका मास m2 था तो m2 ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, बदलेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। अब चूंकि ये अपने गति से जा रहा था, सुन लीजिए पहले ध्यान से, चूंकि ये दोनों अपने समान गति से जा रहा था और ये दोनों आपस में टकरा गया, तो क्या इसके वेलोसिटी में बदलाव हुआ होगा? समझिए, ये अपने गति से जा रहा होगा, जिसका ये अपना जो इसका गति होगा अपना जा रहा होगा, आराम से जा रहा होगा, और ये दोनों आपस में टकरा गया। हो सकता है कि ये ना ज़्यादा स्पीड से जा रहा हो, ये कम स्पीड से जा रहा हो, तो दोनों आपस में टकरा गया, है ना। जब टकरा गया तो वेलोसिटी में बदलाव आया, और वेलोसिटी में बदलाव ही क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। तो मान लीजिए कि इसमें एक्सेलरेशन हमारा प्रोड्यूस हुआ a1 और इसमें हुआ हमारा a2, ठीक है ना। और मूवमेंट का डायरेक्शन जो है ना इन दोनों का अभी भी सेम है। कोई बता सकता है कि टकरा गया फिर भी मूवमेंट का डायरेक्शन सेम है, ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है पहले वाले का वेलोसिटी ज़्यादा हो, ये इसको टक्कर मार दिया होगा, टक्कर मार दिया होगा, तो ये जिसको टक्कर मारेगा तो आगे जाएगा ही जाएगा। और क्या टक्कर मारने के बाद ये चुपचाप अस्थिर हो जाएगा? क्या नहीं, कुछ दूर तो ये भी तो ट्रैवल करेगा। क्या कभी आप देखे हैं रोड पे कोई किसी को टक्कर मारा तो एकदम टक्कर मार के उधर चुपचाप रुक गया? ऐसा नहीं होता है। आगे वाले को टक्कर मारा तो वो आगे जाता ही जाता है, प्लस कुछ दूर तक ये भी जाता है। कभी आप इसी को गौर कीजिएगा, है ना, अचानक नहीं रुकता है कोई चीज़। तो ये हो गया हमारा, तो दोनों में एक्सेलरेशन आया, कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन आ गया। आगे थोड़ा सा और यदि गौर किया जाए तो यदि थोड़ा सा और गौर किया जाए, एक्सेलरेशन तो आया लेकिन इसके वेलोसिटी में तो बदलाव आया होगा ना, वेलोसिटी में भी तो बदलाव आया ही होगा। तो इसका मान लीजिए पहले था u1, अब वेलोसिटी में थोड़ा सा बदलाव आ गया होगा, तो इसको मान लीजिए आप v1, ठीक है, और इसको मान लीजिए आप v2। क्या यहां तक में कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? यहां तक, यहाँ पे कोई समस्या है तो जल्दी बोलिए, फिर हम लोग दोबारा समझेंगे, नहीं तो फिर, ठीक है। क्योंकि इस वाले बॉल ने इसको टक्कर मारा तो दोनों में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, और इसका मान लीजिए कि वेलोसिटी v1 हो गया, टक्कर मारने के बाद तो रुकेगा या तो आगे बढ़ेगा, है ना, स्पीड में तो बदलाव आएगा ही आएगा। तो v1 मान लीजिए और v2 मान लीजिए। आगे थोड़ा सा देखा जाए, अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, बताइए जल्दी। न्यूटन का एक्शन और रिएक्शन दोनों सेम मैग्नीट्यूड से होगा। अब जरा एक बात और बता दीजिए ध्यान से, चूंकि एक्शन और रिएक्शन दोनों सेम होता है तो ये जितना फोर्स इस पे लगा रहा होगा ये भी इस पे इतना फोर्स लगा रहा होगा ना, बिल्कुल लगा रहा होगा। अब एक चीज और, चूंकि ये फोर्स लगा रहा है इस पे और दोनों का फोर्स लगने के बाद भी मूवमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो ये जो फोर्स इस पे लगा रहा है वो कैसा फोर्स लगा रहा है? पॉजिटिव लगा रहा है। ये इस पे लगा रहा है पॉजिटिव, बदले में ये लगाएगा तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। रिवर्स लगा रहा है ये तो नेगेटिव। देखिए रिएक्शन हमेशा जो होता है ना नेगेटिव ही होता है, लगाने अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना हमारा, तो वो नेगेटिव होता है। तो ये कैसा फोर्स लगा रहा होगा? इस पे नेगेटिव फोर्स लगा रहा होगा। चलिए इसमें कोई डाउट यहाँ तक में? 4 फैक्टर लिखे हुए हैं और ये चारों का अभी इस्तेमाल है, हम लोग अभी इसका यूज करेंगे। यहाँ पे तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो यहाँ से हो गया हमारा, ये आप समझ गए कि ये बॉल इस पे फोर्स लगा रहा होगा, पॉजिटिव फोर्स होगा हमारा, और ये जो लगा रहा होगा इस पे नेगेटिव फोर्स होगा, ठीक है। चलिए अब इन दोनों का मोमेंटम बताइए, मोमेंटम फटाफट, मोमेंटम। चलिए फिर से ध्यान से देखा जाए मोमेंटम, तो नहीं देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला क्या? m इंटू भी,
तो मास तो सेम है दोनों का, बदलाव नहीं होगा। चलिए पहले इसका देख लेते हैं हम लोग। इसका पहले भी m1 मास था और अभी भी m1 मास है, कभी भी मास बदलता नहीं है ना, टकराने के बाद बदलता थोड़ी है। तो m1 इंटू v होता है, इसका वेलोसिटी में बदलाव आया है, कितना बन गया अब v1, तो m1 और v1 प्लस इस वाले का बताइए m2 v2 है ना, तो m2 v2। ठीक है, समझ में आ गया बात। चलिए अब थोड़ा सा और गौर से देखा जाए। यहां तक यदि आपको समझ में आ गया है ना, अब आपको ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल समझ में आएगा। सेकंड वाला देखा जाए थोड़ा सा ध्यान से, है ना। कौन सा? हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अब इसको पढ़िए यहाँ पे ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, दिस सम ऑफ मोमेंटा। चलिए एक काम कीजिए, आप बोल दिए हैं तो यहाँ पे आप मोमेंटम के जगह पे मोमेंटा भी आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना, फिलहाल अभी ठीक है। मोमेंटा भी आप लिख सकते हैं क्योंकि मोमेंटम दो है ना, तो कॉम्बिनेशन है दोनों का, तो मोमेंटा आप कह सकते हैं। तो दिस सम ऑफ मोमेंटा ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन, कोलिजन के पहले यानी कि बिफोर कोलिजन, टकराने के पहले, तो इन दोनों मोमेंटम का जो सम था इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटा आफ्टर द कोलिजन। तो जितना पहले मोमेंटम था इन दोनों का, जितना दोनों का सम का मोमेंटम था वो उतना ही रहेगा जितना टकराने के बाद रहेगा। अभी थोड़ा बहुत आपको उटपटांग लग रहा होगा ऐसा, है ना, लेकिन अभी समझेंगे हम लोग, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे शर्त है, क्या शर्त है, प्रोवाइडेड देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन देम। इन दोनों के ऊपर कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर जब बाहरी फोर्स लग ही नहीं रहा है तो ये वाला बॉल इसे टकराया कैसे? टकराया ये अपने गति की वजह से, हो सकता है इसके पास वेलोसिटी अपना ज़्यादा हो, है ना, तो जाके इसको धक्का मार दिया। तो मोमेंटम जब भी आप समझेंगे ना इस चीज़ को, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो वहाँ पे एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि बाहरी कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। चलिए, तो बाहरी फोर्स यहाँ पे लग भी नहीं रहा है, हो सकता है इसका वेलोसिटी ज़्यादा हो, इसको टक्कर मार दिया। तो यहाँ पे ये कह रहा है ना कि इन दोनों का सम इन दोनों के बराबर होगा, लेकिन दिल नहीं मान रहा है कि बराबर कैसे होगा। बराबर कैसे होगा? क्योंकि इसका मोमेंटम पहले कुछ और, सॉरी इसका वेलोसिटी पहले कुछ और था, टकराने के बाद वेलोसिटी कुछ और हो गया, तो मोमेंटम में बदलाव आया होगा। आपको लग रहा होगा ऐसा, हमको भी लग रहा है कि मोमेंटम में बदलाव आया ही होगा, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि नहीं, बदलाव नहीं आया होगा। अब जरा समझिए इस चीज को ध्यान से, अब यहीं पे हमारा असली खेल शुरू होता है ना। देखिए ध्यान से, अब देखा जाए, अब गौर से इसको, ठीक है ना, ध्यान से। तो यहां से आपने अभी तुरंत ये सीखा था कि जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा, लगाएगा ना, इतना तो मालूम है आपको। चलिए इसको आप लिखेंगे कैसे, ध्यान से। अब अच्छा एक बात और, ये वाला बॉल किस पे फोर्स लगा रहा है? इस पे लगा रहा है ना, तो अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा? एफ ए बी। मालूम है क्यों? क्योंकि इसका नाम है ए, ये फोर्स लगा रहा है किस पे? बी पे। तो एफ ए बी लिखने का मतलब हो गया कि पहला वाला बॉल बी पे फोर्स लगा रहा है, और ये जितना फोर्स इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये भी किस पे लगाएगा? इस पे लगाएगा। तो इसका नाम क्या लिखना चाहिए बताइए? बी ए। वेरी गुड, बी ए। लेकिन क्या आपने यहाँ पे गौर किया कि ये वाला फोर्स इस पे लगाएगा पॉजिटिव और ये वाला फोर्स लगाएगा इस पे नेगेटिव? तो क्या इसके आगे हमको माइनस का साइन देना चाहिए? देना चाहिए, है ना, क्योंकि नेगेटिव लगा रहा है। अब आगे थोड़ा सा और गौर किया जाए। अब आपको मालूम है कि F इज इक्वल टू एम ए होता है। चलिए होता है ना, F इज इक्वल टू एम ए होता है। तो F इज इक्वल टू यदि एम ए होता है तो ये वाला फोर्स कौन वाला बॉल लगा रहा है? ये वाला बॉल लगा रहा है। तो इसका मास और एक्सेलरेशन क्या होगा? F इज इक्वल टू एम ए होता है ना, तो एम ए यानी कि m मतलब मास, और इसका मास कितना है? m1 है, तो आप यहाँ पे लिखिए m1, ठीक है। और m a होता है यानी कि एक्सेलरेशन, इसमें एक्सेलरेशन कितना है अभी? a1 है, तो a1 लिखिए। हाँ फोर्स है, क्योंकि जितना फोर्स ये इस पे लगा रहा है वही फोर्स इस पे ये लगा रहा है, बस फर्क किसका है यहाँ पे? नेगेटिव का, क्योंकि रिवर्स में लगा रहा है ना, रिएक्शन है। आगे इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। फिर इस वाले के लिए बताइए, क्योंकि सर एक बात और, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव में लगा रहा है तो नेगेटिव पहले ही लिख दीजिए आप, है ना। यदि नेगेटिव का साइन छूट गया तो पूरा चौपट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
इसके लिए क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन m2a2, क्योंकि यहाँ इसका मास m2 है और एक्सेलरेशन a2 है ना, तो इसका आप लिख देंगे m2 और a2, बस हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर इतना के बाद हमको यहाँ पे दिख रहा है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, देखिए ध्यान से m1। अच्छा, एक्सेलरेशन जो है इसमें ध्यान से देखा जाए थोड़ा बहुत, यहाँ पे a1 है, यानी कि इसका एक्सेलरेशन है ना, तो इसमें एक्सेलरेशन कैसे आया, पहले था u1, बाद में हो गया v1, हो गया ना, वेलोसिटी में चेंज आ गया। तो आपको मालूम है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस u बाई टी, है ना। अब एक जरा बताइए यहाँ पे, तो इसके लिए अभी फिलहाल v क्या है, v1 है ना, तो v1 है माइनस u होता है, और इसके लिए इस वाले के लिए u क्या था, यानी कि इनिशियल वाला क्या था, u1 था, तो u1 लिखेंगे आप। एक बात और, चूंकि एक्सेलरेशन लगता है तो क्या टाइम लगता है ना, तो टाइम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमको तो मालूम है लगता है टाइम, है ना, तो टाइम आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो क्या एक्सेलरेशन के जगह पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया, v माइनस यू बाई टी, आ गया ना। आगे सेम चीज आपको इधर भी करना पड़ेगा, पहले ही आप माइनस का साइन लगा दीजिए m2। अब इसके लिए बताइए जल्दी, उसके लिए v2 माइनस u2 बाई टाइम, है ना, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा v2 माइनस u2 बाई टाइम, क्योंकि इसका फाइनल हो गया था v2 और इसका इनिशियल था u2, टाइम हो गया हमारा। आगे थोड़ा सा यदि और गौर किया जाए तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि मास दोनों का अलग अलग है, मास दोनों का अलग अलग है, इसका फाइनल वेलोसिटी कुछ और है, इसका कुछ और है, इसका इनिशियल कुछ और है, इसका इनिशियल कुछ और है, लेकिन टाइम तो दोनों का सेम होगा, क्योंकि दोनों में एक्सेलरेशन क्या हुआ, एक ही वक्त तो लगा है, टाइम दोनों में सेम है। तो क्या हम दोनों टाइम को कैंसिल कर सकते हैं, इधर से इधर कर सकते हैं, क्योंकि एक इज इक्वल टू उधर है और एक इधर है, तो कैंसिल होता है हमारा, बस समझ आ गया, और दोनों सेम ही है हमारा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये टाइम क्यों कैंसिल किया मालूम चला, अरे ऐसा आज से आप पढ़े हैं ना, 4 + 9 हो या फिर 5 + 9 हो, ये 9 दोनों कैंसिल हो जाता है, क्योंकि सेम है दोनों बराबर के, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, कैंसिल हो जाता है, इतना तो मालूम है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तो टाइम हमारा कैंसिल हो गया। आगे अब जब टाइप कैंसिल हो गया है तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास कुछ ये बचा है, देखा जाए तो m1 v1 माइनस u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस u2, यही बचा है ना। यहाँ पे आपके पास एक ही ऑप्शन है मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन कीजिए इसको, क्या आएगा हमारे सामने, m1 v1 माइनस m1 u1 बराबर माइनस m2 v2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस m2 u2, ठीक है। अब थोड़ा सा बहुत हम लोग यदि अरेंज करना चाहें तो जहां जहां आपको v वाला नजर आ रहा है उसको एक साइड कर लीजिए, और जहां जहां आपको u वाला नजर आ रहा है उसको एक साइड कर लीजिए, है ना, अरेंज कर रहे हैं केवल। चलिए तो पहले हम लोग यहाँ पे v वाला लिख लेते हैं, है ना, तो m1 v1 और v वाला कौन सा है, एक ये वाला है ना, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा m2 v2 बराबर, ये हो गया हमारा, इधर बचेगा, ये तो इधर ही रहने दीजिए, m2 u2 हो गया, और एक ये वाला हमारा माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, कितना है m1 u1, इसको थोड़ा सा अच्छे से हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेंगे, ठीक ना। यदि अरेंज किया जाए तो कुछ हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखा जाए यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ऊपर में कैसा लिख सकते हैं, यदि हम लिखना चाहें तो पहले हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, इसमें भी पहले हम इसको लिख सकते हैं। देखिए मेरे दिमाग में चल क्या रहा है, मेरे दिमाग में चल रहा है ये चीज, देखिए ध्यान से, तो पहले हमारा ये है ना, इसको लिख लीजिए, तो इसको लिखने के लिए हमको पहले इस वाले में चलना पड़ेगा, है ना। चलिए तो इस वाले में, अच्छा ये काम कीजिए, पहले आप ये भी कर सकते हैं, चलो पहले यही रहने दो, बस अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, क्या है देखिए यहाँ पे m1 है
v1 है, m1 v1 प्लस m2 v2, m2 v2। हाँ लिखेंगे अभी थोड़ा सा, बस यहाँ पे थोड़ा सा और उसके बाद फिर ये वाला हमारा पहले आ जाएगा, ये वाला इसको पहले लिख लीजिए, क्या आएगा m1 u1 प्लस नीचे लिख देते हैं, उधर जगह नहीं है, m2 u2। हो गया। अब आपको क्या करना है, बस सेम चीज है, बस इसको उधर लिख दीजिए, इसको उधर लिख दीजिए, सिंपल है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यदि लिखना चाहेंगे तो m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर, इसको लिख दीजिए अब m1 v1 प्लस m2 v2। अब क्या ये वाला मोमेंटम हमारा किसका था, पहले वाले का, यानी कि बिफोर कोलिजन, और ये वाला मोमेंटम किसका है, आफ्टर कोलिजन। तो क्या दोनों का दोनों मोमेंटम पहले और बाद, कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद वाला क्या सेम आया, दोनों का सम क्या होगा, सेम होगा। दिस इज नॉन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब कि मोमेंटम ना ही बनता है ना ही बर्बाद होता है, वो सेम रहता है, कभी भी कुछ भी उसमें गड़बड़ी नहीं आता है। समझ के बात को, वही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जो पहले इसका मोमेंटम था वही मोमेंटम इसका अभी भी बरकरार है, ठीक है, दोनों का सम बिल्कुल सेम है। तो अब एक और चीज़, छोटा बात यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि हाँ, यहाँ से तो आपको मालूम चल गया कि ये हमारा है, ठीक है। यदि आप यहाँ पे लिखना चाहें तो एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा बताएंगे, एग्जाम्पल देखिए कि ऐसा होता क्यों है ना, देखिए ध्यान से। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद का दोनों का जो सम है मोमेंटम का, वो क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल फिक्स होगा, जरा सा भी बदलेगा या फिर गड़बड़ाएगा कुछ नहीं होगा ऐसा। अब आपको ये पूरा स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना पूरा। तो यही था हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और इसको डिराइव करने के लिए भी कहता है ना, डिराइव करने के लिए कहता है। तो आप कैसे करेंगे, हालांकि जो यहाँ पे लिखे हैं उसको तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन इसको लिखने से पहले आप क्या कर लेंगे, ऊपर में एक लाइन यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि शुरुआत तो हमारा यहीं से हो रहा है। आप यहाँ पे लिख देंगे लेट द मास ऑफ बॉल ए बी m1 एंड द वेलोसिटी बी u1। इसके लिए क्या लिखेंगे, लेट द मास ऑफ बॉल बी m2 एंड द वेलोसिटी बी u2। बस उसके बाद जो सेम है पूरा सिलसिला ये चलता रहेगा। चलिए अब बताइए जरा, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट, समझ में आ गया है ना। अब एग्जांपल थोड़ा सा हम आपको बताना चाह रहे थे, कैसा एग्जांपल, देखिए ध्यान से, कहाँ पे बता दें, अच्छा यहाँ पे है जगह, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। क्या है ये, दो बॉल था, ठीक है ना, दो बॉल था। मान लीजिए कि ये एक बॉल है और एक ये बॉल है, ठीक है, ये दोनों बॉल है और ये दोनों अपना समान गति से जा रहा था, ठीक है। हो सकता है कि इसका वेलोसिटी ज़्यादा हो, तो ये इसको टक्कर मार दिया, ये इसको टक्कर मार दिया। अब आपके हिसाब से आपको ये लगना चाहिए कि सर जब इसको टक्कर मारा है तो इसके वेलोसिटी में कमी आया होगा पहले वाले के वेलोसिटी में, और इसके वेलोसिटी में हो सकता है कि बढ़ावा आ गया हो क्योंकि ये पीछे से धक्का मारा है। तो आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि सर जब ये इसका वेलोसिटी कम हो गया और इसका वेलोसिटी ज़्यादा हो गया और मोमेंटम होता है P = mv, और यही होता है ना, जब इसका वेलोसिटी कम हो गया तो सर इसका मोमेंटम भी तो कम होना चाहिए ना। और जब सर इसका वेलोसिटी बढ़ गया धक्का मारने से, तो इसका वेलोसिटी जब ज़्यादा हुआ तो मोमेंटम भी ज़्यादा होना चाहिए। आपके मन में सवाल होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं होता, देखिए ध्यान से। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ये पहला वाला बॉल जो है ना वो 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से आ रहा था, अपने समान गति से आ रहा था, और इसका जो समान गति था वो था हमारा मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, इसका 10 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है ना। अब रियलिटी में होता क्या, और फिजिक्स में भी यही होता है ना,
जब ये पीछे वाला इसको धक्का मारेगा तो ये अपना वेलोसिटी यानी कि अपना एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा, सारा नहीं, केवल कुछ ट्रांसफर कर देगा। अब समझिए इस चीज को, यदि मान लीजिए इसका यदि 20 मीटर पर सेकेंड है और इसे टकराएगा तो ये क्या करेगा, अपना वेलोसिटी इसको दे देगा, तभी तो इसका बढ़ जाएगा इसका। तो दे दिया मतलब क्या हुआ कि ये पूरी तरीके से रुक जाएगा? नहीं, पूरा नहीं देता है, क्योंकि आप देखे होंगे रोड पे भी यदि कभी एक्सीडेंट होते हुए तो जब वो धक्का मारता है ना पीछे से तो अचानक रुकता नहीं है, पीछे वाला भी कुछ दूर तक चलता है, यानी कि कुछ उसके पास वेलोसिटी ऑलरेडी है, और जब उसको धक्का मारा तो अगले वाला का स्पीड फास्ट हो जाता है, पता है ना। तो अब आप मान लीजिए कि इसके पास 20 मीटर पर सेकंड था, तो इन्होंने क्या किया, अपना 15 मीटर पर सेकंड इसको दे दिया। इसके पास कितना आ गया? 15 मीटर पर सेकंड आ गया। इसके पास बचा कितना? अब 5 मीटर पर सेकंड बचा ना। अब थोड़ा सा यदि मोमेंटम हम लोग निकालने की कोशिश करें, और मान लीजिए कि इसका जो वजन था, चलिए मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 50 kg, और इसका मान लीजिए चलिए सेम रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 50 रखिए, सेम रखिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, पहले मोमेंटम कितना था टकराने के पहले इसका मोमेंटम, मास तो सेम रहेगा, मास में तो कोई बदलाव नहीं आएगा, देखा जाए थोड़ा सा, तो पहले का मोमेंटम निकालते हैं, टकराने के पहले का मोमेंटम इसका होगा, इसका मास है 20 इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इसका कितना था, सॉरी मास तो इसका 50 है ना, मास इसका 50 है टकराने से पहले, और टकराने से पहले इसका वेलोसिटी कितना था, 20 मीटर पर सेकंड, मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा, 10 1 2 1000 आ गया। इसका निकालिए टकराने से पहले, इसका कितना था, इसका था 50 kg इंटू 10, तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ये टकराने के पहले का है। अब टकराने के, अच्छा एक चीज और, इन दोनों का सम कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। इन दोनों का सम टकराने से पहले है 1500, अब टकराने के बाद देख लीजिए, टकराने के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 5 मीटर हो गया, तो इसका मोमेंटम निकाला जाए, कितना हो जाएगा इसका मोमेंटम, 20, यानी कि मास तो सेम रहेगा, इनटू वेलोसिटी कितना, 5 है ना। और इसका निकाला जाए, इसका तो मास कितना था, इसका भी मास, अच्छा मास तो 50 है ना, मास 50 है, इसका कितना था 50 इंटू वेलोसिटी इसका पहले से 10 था, 15 ये इसको और दे दिया, कितना हो गया, 25 हो गया। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 250, इसका कितना हो जाएगा, 750 ना, एक मिनट, अच्छा 25 के 5 हाथ में 2 5 10 11 12, हाँ 1250। ये टकराने के बाद का दोनों का अपना अपना मोमेंटम है, इन दोनों को जोड़िए तो जरा, कितना आएगा, 1500 आएगा। अब जरा देखिए, टकराने के पहले भी 1500 था, टकराने के बाद भी 1500 ही रहा, इसीलिए मोमेंटम दोनों का टकराने के पहले भी दोनों का सम सेम रहता है, टकराने के बाद भी दोनों का सम सेम रहता है। बस आपको यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट समझना था, कॉन्सेप्ट कौन सा समझना था, कॉन्सेप्ट ये समझना था कि जब भी ऑब्जेक्ट, पहला वाला ऑब्जेक्ट दूसरे वाले को टक्कर मारेगा तो वो अपना क्या करेगा, कुछ वेलोसिटी दूसरे वाले को ट्रांसफर कर देगा, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और उसका जो पहले से वेलोसिटी था सेकंड वाले का, उसमें जो ये देगा इंक्रीजमेंट हो जाएगा, उसका पहले मान लीजिए 10 था, 15 ये दे दिया 25 हो जाएगा, बस यही चीज़ आपको याद रखना था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, आप कहीं पे कोई दिक्कत किसी को, मोमेंटम चैप्टर, मोमेंटम तो हो ही गया हमारा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कोई डाउट किसी को? चलो, तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है और ये टॉपिक भी खत्म होता है। आने वाले क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और अपना चैप्टर को यहीं पे एंड करेंगे। 1 मिनट और, इसको पहले मिटा दे रहे हैं। तो सवाल आपसे कैसे घुमा फिरा के पूछेगा, सुनिएगा। सवाल ये पूछेगा,
सवाल ऐसे आपसे पूछेगा कि आपको मालूम है कि मोमेंटम टकराने के पहले भी दोनों का उतना ही सम था जितना टकराने के बाद रहेगा, लेकिन फिर आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए ये कहा देगा कि जब टकरा रहा है तो वेलोसिटी तो चेंज हो ही रहा है, तो फिर सेम कैसे रहेगा? तो आप बताएंगे कि सर या फिर अंकल जी जो भी हैं, जो भी पूछे, है ना, तो उनको बताएंगे आप कि पहले वाले ऑब्जेक्ट ने क्या किया। हाँ ठीक है, आपका कहना सही है कि पहले जो मोमेंटम था दोनों का सम उतना ही रहेगा टकराने के बाद भी, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि पहले वाला जो ऑब्जेक्ट था जब वो टकराया ना तो अपना कुछ वेलोसिटी दूसरे वाले में ट्रांसफर कर दिया, खत्म नहीं किया या फिर दूसरा कुछ क्रिएट नहीं किया, केवल ट्रांसफर कर दिया। और ट्रांसफर करा तो आप उसको ऐड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को बाद में जोड़ दीजिए, सेम ही आएगा, है ना, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे अपना देख लिया। समझ में आ गया ना बात? तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है और आपका ये टॉपिक भी यहीं पे खत्म होता है। क्लास ओवर किया जाए। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे, उसके बाद फिर हम लोग अपने क्लास को ओवर करते हैं, ठीक ना। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स में, कुछ न्यूमेरिकल्स को उसको सॉल्व करेंगे, ठीक ना। चलिए कोई डाउट है? ओवर। चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।